गौहर मुराद से मेरी पहली मुलाकात उनके किताब के ज़रिए हुई। जब हमारी टीचर मिस हवेवाला अपनी अलमारी से किताब निकाल के कहती थी ये परवार बंदान उनका ड्रामा है, तो हम सभी स्टूडेंट के हाथ उस किताब की तरफ लपकते थे, लेकिन फ़ौरन ही वो उस किताब को वापस अपनी अलमारी में रख देती थी और ताला बंद करके कुंजी अपने डेस्क में। और एक हसरत रह जाती थी कि काश गौहर मुराद, जिनके बारे में हम तरह तरह की बातें सुनते हैं, उनकी किताब ही छू लेते। लेकिन क्या पता था कि एक दिन ईरान जाना होगा। वो इनकलाब के शुरुआत के दिन थे और बहुत ही अच्छा माहौल था। एक ख़ास दोपहर थी और उस दोपहर में मेरे एक दोस्त, कवि दोस्त थे, उन्होंने गौहर मुराद के घर मुझे छोड़ा। गौहर मुराद से मेरी पहली मुलाकात इस तरह से हुई और मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी कि उस शख्स से मैं मिल रही हूँ जिसकी किताब को छूने के लिए भी हम तरस जाते थे। गौहर मुराद काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। उनसे एक बड़ा इंटरव्यू हमने लिया और इस तरह से उनकी ज़िंदगी के बारे में मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी जो मैंने उनके बारे में अपनी किताब में लिखा। मुझे उस वक्त पता नहीं था कि मेरी दूसरी मुलाकात भी गौहर मुराद से हो सकती है। 1983 में जब मैं पेरिस गई तो उनसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई। वो बदले हुए शख्स लगे, बेहद थके, उदास और नाउम्मीद। उस वक्त भी मैंने एक लंबा इंटरव्यू उनसे लिया और हमेशा वो कहते थे मैंने बहुत बड़ी गलती की जो मैं यहाँ ठहर गया, और ईरान लौटने की कोई उम्मीद भी उन्हें नहीं थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि एक मर्तबा किसी ने हम लोगों को खाने पे बुलाया था साथ में। मैं पहुंच गई थी और ये बहुत देर रात तक भी नहीं पहुंचे थे, और जो लेडी थी वो बेहद परेशान थी। और बाद में पता चला कि वो काफ़ी थके हारे लौटे और बताए कि हमेशा की तरह मैं रास्ता भूल गया था। और वो लेडी जो ईरानी थी इस कदर टेंस थी उनके लिए, और हम सभी टेंस थे जितने भी मेहमान थे, और महसूस हुआ कि वो एक अजीब तरह की कैफियत से गुज़र रहे हैं। और मुझे ये भी नहीं पता था कि उनकी ये मुलाकात आखिरी मुलाकात होगी, क्योंकि 2 साल बाद जब मैं इंडिया में थी तभी उनकी मौत की खबर मिली। जब मैं हिंदुस्तान लौटी थी उनसे मिल के, तो सभी ईरानी रेवोल्यूशनरी जो लड़के JNU में थे, अलीगढ़ में थे, बेंगलोर में थे, उन्होंने पूछा आप मिल के आई हैं इतने बड़े हमारे इंटेलेक्चुअल से, बताइए वो कैसे हैं। इत्तेफाक देखिए कि मेरे मुंह से निकल गया कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर के मना करने के बाद भी वो शराब नोशी से बाज नहीं आ रहे हैं। बच्चों ने उनको ख़त लिखा कि आप मेरे लिए बहुत बड़ी दौलत हैं, ऐसा मत कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, हमें आपकी ज़रूरत है। तो फिर उनका जवाब आया कि तुमने किसके मुंह से ये बात सुनी? अगर दुश्मन के मुंह से सुनी है तो समझो बदगोई है, और अगर दोस्त के मुंह से सुनी है तो समझो ये मोहब्बत है। वो शख्स आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसके नुमाइशनामे, उसके ड्रामे, उसकी बहुत सारी यादें हमारे साथ हैं। तो देखते हैं मैं उनके बारे में अपनी ज़बान से अपनी किताब के 4थे खंड में क्या लिखती हूँ। नकारात्मक परिस्थितियों का उर्वर व ऊर्जामान नाटककार गौहर मुराद, जिनका असली नाम गुलाम हुसैन साइदी था। गौहर मुराद का जन्म आज़रबाईजान के शहर तब्रेज़, जो ईरान का सांस्कृतिक औद्योगिक क्षेत्र कहलाता था, उसमें 1936 में हुआ। उनके पिता असगर आगा एक सरकारी नौकर थे, माँ तैयबा घरेलू महिला थीं। गौहर मुराद आज़रबाईजान के सायद ममालिक कबीले से थे। परिवार गरीबी से बुरी तरह लड़ रहा था। उनकी बड़ी बहन 11 महीने की उम्र में चल बसी, मगर बाकी 2 भाई बहन और गौहर मुराद के साथ जिंदा बच गए। 1941 में जब सोवियत संघ, आज का रूस, ने तब्रेज़ पर आक्रमण किया तो पूरे परिवार को भागकर गांव में शरण लेनी पड़ी, जहां रहकर गौहर मुराद की जिंदगी का दूसरा पक्ष उनकी आंखों के सामने खुला। खुद गौहर मुराद लिखते हैं कि उनकी आंखें बहुत देर में खुली।
1942 में बदर स्कूल आज़रबाईजान में अपनी स्कूली पढ़ाई की। इंटर 1948 में ख़त्म किया। 1954 में तबरेज़ मेडिकल स्कूल, जो अब मेडिकल विश्वविद्यालय में बदल गया है, वहाँ से ग्रेजुएट की डिग्री ली। इनके डिसर्टेशन का विषय था तबरेज़ में मनोवैज्ञानिक बीमारियों का कारण, सामाजिक परिस्थितियाँ। मिलिट्री सर्विस डॉक्टर के रूप में गैरसान, जो तेहरान के पास है, वहाँ की और 1962 में यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान में, जो अब यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस बन चुका है, वहाँ दाखिला लिया। इस तरह से कह सकते हैं कि जहाँ सारा संघर्ष था, उसी के साथ गौहर मुराद लगातार अपने को शिक्षा के करीब करके संघर्ष को जारी रखे हुए थे। गौहर मुराद को पढ़ने का बहुत शौक था। चेखोव उनके पसंदीदा लेखक थे। 1945 में उनका इलाका पूरी तरह सोशलिस्ट रिपब्लिक बन गया, परंतु ये स्थिति केवल साल भर तक रही। सरकारी भाषा आज़रबाईजानी हो गई। गौहर मुराद वहाँ की डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हो गए। गांव में जनता का शोषण देखकर वो उन्हें जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध जगाने के काम में व्यस्त हो गए। उन्हें वास्तव में अब अपने समाज और लोगों की पीड़ा समझ में आई थी। गौहर मुराद ने उन्हीं दिनों 3 पत्रिकाओं का संपादन इसी बीच किया, जिनके नाम फरियाद, सऊद व जवानाने आज़रबाईजान था। उनकी बढ़ती गतिविधि के चलते 1953 के डॉक्टर मुसद्दिक के शासन पलट घटना के समय उन्हें और उनके भाई को तबरीज़ के जेल में डाल दिया गया। गौहर मुराद फैसला ले चुके थे, इसलिए जेल से रिहा होते ही उन्होंने ईरान की इकलौती साम्यवादी तूते पार्टी से अपने जुड़ाव का ऐलान कर दिया और पूरे जोश के साथ वो देश की राजनीति एवं साहित्य गतिविधि में डूब गए। उनकी पहली कहानी 1950 में छप चुकी थी। इसके बाद उनका पहला नाटक ला इलाजा 1957 में सामने आया। दोनों भाई तेहरान आ गए। भाई ने दवा की दुकान खोल ली और गौहर मुराद का उठना बैठना कवि शामलू, लेखक जलाल अहमद, अनुवादक सीमिन दानिश्वर, लेखक जमाल मीर सादकी के साथ होने लगा और लेखकों की वर्तमान स्थिति पर गहरी चिंताएं और विचारों का आदान प्रदान भी चलता रहा। गौहर मुराद के कलम की गति में इस तरह से तीव्रता आ गई थी। गौहर मुराद 1960 में उन्होंने अपना नाम बदल लिया और जनाना नाम रख लिया। वो था गौहर मुराद और इसी नाम से लिखने और पहचाने जाने लगे। सरकार ने अपनी नीति कड़ी कर ली थी और प्रकाशकों को सूचित कर दिया गया था कि आगे से कोई भी पुस्तक बिना स्टेट की इजाजत के छाप नहीं सकता है। सेंसर की तलवार लेखकों के सिर पर लटक रही थी। इस बात का विरोध गौहर मुराद और अन्य लेखकों ने बहुत जोर शोर से किया।